Welcome students and viewers. Today I am going to discuss preparation of statement of affairs under insolvency accounting with an example. एक उदाहरण के साथ हम आपके सामने में आज प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेकर के आए जो कि इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। अब तक हम आपको पिछले वीडियोस में बतला चुके हैं कि इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पर्पस से दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड नंबर 2 डेफिशिएंसी अकाउंट। इन दोनों खातों में जो पहला अकाउंटिंग प्रोसेस है उसी की जानकारी इस वीडियो में हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं विद एन एग्जांपल, एक उदाहरण के साथ उसको बना करके दिखलाने जा रहे हैं। और जैसा कि हम बतला चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो कि बैलेंस शीट का दूसरा नाम है, मतलब साफ हो गया, लायबिलिटीज और एसेट्स को प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इंसॉल्वेंसी में पीटीए, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, दोनों एक्ट में लायबिलिटीज और एसेट्स को लिखने के लिए टोटल 8 लिस्ट्स, 8 सूचियां बतलाई गई हैं। लिस्ट A B C D E F G H, first 4 list A B C D is related to liabilities and next 3 list E F G is related to assets, and as we know total amount of liabilities and total amount of assets को हम कंपेयर करेंगे तो मोस्टली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी हमारा लायबिलिटीज का टोटल अमाउंट ज्यादा होगा एंड डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ डेफिशिएंसी in the assets side to tally the total of balance sheet under list H। इस तरीके से हम अंतर को लिस्ट H में डेफिशिएंसी के नाम दिखला करके टोटल को इक्वल बना देते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है ABCD में कौन सी लायबिलिटीज जाएगी। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब ऐसी सभी लायबिलिटीज और क्रेडिटर्स को इंक्लूड करते हैं जिसके पीछे में ना कोई सिक्योरिटी है ना कोई पेमेंट में प्रेफरेंस है। लिस्ट बी में फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आता है जिसमें कि सिक्योरिटी अमाउंट ज्यादा रहता है, लोन अमाउंट कम रहता है। दोनों के वैल्यू को लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट लिस्ट सी आता है जिसमें पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, नाम से ही क्लियर है, मीन सिक्योरिटी अमाउंट आंशिक है, कम है और लोन अमाउंट ज्यादा है। ऐसे सभी लोन और लायबिलिटीज को लिस्ट सी में दर्शाते हैं। लिस्ट बी में हम प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ले जाते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है रूल के से रिलेटेड जिसकी जानकारी पिछले वीडियो में हम बतला चुके हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर फिर से बतलाने की जरूरत है। जैसा कि जानते हैं, इंसॉल्वेंसी जिस दिन डिक्लेयर किया जा रहा है उस दिन के जस्ट वैल्यू को देखेंगे और उसके बेसिस पर इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करेंगे तो मोस्टली हम पाएंगे कि हम शायद गलत हो जाए या सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, जस्टिफिकेशन नहीं होगा। इन्हीं कारणों से हमें, और वैसा भी हम सच्चाई भी है कि ये इंसॉल्वेंसी वन नाइट गेम नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम धीरे धीरे हमारी स्थिति खराब होती है, हम इंसॉल्वेंसी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस कारण से पास्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी दर्शाना चाहिए और प्रेजेंट वैल्यू को, जिससे कि डिसीजन लेने में एक सेटिस्फैक्शन आ सके, कंपेयर किया जा सके और वास्तविकता में लगे कि हम इंसॉल्वेंसी की स्थिति में इस तरीके से आए हैं। इन्हीं कारणों से हमें पास्ट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज को प्रेजेंट करने के लिए ग्रॉस लायबिलिटीज का नाम दिया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए एक्सपेक्टेड टू रैंक, और एसेट्स में पास्ट वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए बुक वैल्यू का नाम दिया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए रियलाइज वैल्यू, प्रोड्यूस्ड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू। इस तरीके से इन नामों को दर्शाया जाता है। इन सभी बातों को जानने के बाद अब एक समस्या हमारी लायबिलिटीज से रिलेटेड आ जाती है कि ग्रॉस लायबिलिटीज और एक्सपेक्टेड टू रैंक लायबिलिटीज में आखिर डिफरेंस का क्या कारण है, कौन सा पॉइंट्स है। तो जैसा कि हम स्पष्ट रूप से आपको बतला चुके हैं पहले वाइफ लोन के बारे में। वाइफ लोन दो तरह का होता है, जस्ट वाइफ लोन और हस्बैंड रिसोर्सेज क्लियरली मेंशन है। तो ये हमारा ही सोर्स का पैसा है और हम ही को लोन दिया जा रहा है, इसलिए लायबिलिटीज नहीं माना जाता है। लेकिन ग्रॉस लायबिलिटीज में हम टोटल लायबिलिटीज को वाइफ लोन को लेंगे और स्त्री धन और फादर्स रिसोर्सेज एक्चुअली लायबिलिटीज हैं, ये हमारी लिस्ट ए की लायबिलिटीज में जाएगी। तो लिस्ट ए में ग्रॉस अमाउंट में टोटल लायबिलिटीज जाएगा, चाहे वो हस्बैंड रिसोर्सेज हो, चाहे फादर्स रिसोर्सेज हो, चाहे स्त्री धन हो, चाहे जस्ट वाइफ हो, टोटल जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड टू रैंक अमाउंट कॉलम में हमारा जाएगा जस्ट फादर्स रिसोर्सेज या स्त्री धन। दूसरा पॉइंट डिफरेंस का आता है हमारा बिल्स रिसीवेबल
बिल्स रिसेवेबल डिस्काउंटेड, बिल्स रिसेवेबल एसेट्स का ग्रुप है, हम जानते हैं बिल्स रिसेवेबल डिस्काउंटेड ना एसेट्स है ना लायबिलिटीज है। लेकिन जब जब बिल्स को डिस्काउंट करा लिया और इन फ्यूचर अगर उसके पेमेंट में कोई डाउट है, बैड है, डिसऑनर है, क्लियर हो चुका है, तो इस कंडीशन में बैंक हमसे ही पेमेंट मांगेगी। जिसने बिल को डिस्काउंट कराया ड्रॉयर से ही पेमेंट मांगेगी। इसका मतलब हो गया ड्रॉयर के लिए लायबिलिटी का रूप हो गया। तो लायबिलिटी कौन सा वैल्यू बनेगा? नेचुरली निश्चित रूप से जब डिस्काउंटेड बिल में डिसऑनर है, डाउटफुल है, बैड है, तो ये सभी वैल्यू जो है हमारा एक्चुअल लायबिलिटीज है। लेकिन ग्रॉस लायबिलिटीज में हम बी आर डिस्काउंटेड को टोटल अमाउंट से ले लेंगे। इसी तरीके से कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज मतलब होता है पास्ट में ये लायबिलिटी थी, अब इन फ्यूचर ये लायबिलिटी नहीं रहेगी, ग्रॉस में इसको लिया जाएगा लेकिन प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड टू रैंक में से नहीं लिया जाएगा। इन बातों को जानने के पश्चात हम एक एग्जांपल आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने में, मिस्टर आमिर filled his petition insolvency petition on 31st March 2020 and with the following information prepare a statement of affairs. Building worth rupees 3700 estimated 3000, machinery 2200 estimated 2200, furniture 600 estimated 300, stock 13,000 estimated 9,000, book debts good 4,000, doubtful 100, 1,000, 40% realized and bad is 1,000, investment amounting rupees 3,200, loan on mortgage on investment rupees 8,000, loan on mortgage on machinery rupees 2,000। तो इस मशीन के अगेंस्ट में हमने लोन ले रखा है 2,000 और इस इन्वेस्टमेंट 3,200 के अगेंस्ट में 8,000 रुपीस लोन ले रखा है। अनसिक्योर्ड लोन है हमारा 15,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 600, liability for VR discounted as 700, actually VR discounted amount है 1,400, bills of exchange है 280 and cash balance है 20। इसका सॉल्यूशन हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो हम पहले ही बताए हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने से पहले हमें लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज को क्लियर कर लेना चाहिए, एक एक आइटम, एक एक लिस्ट के वैल्यू को क्लियर करना चाहिए, जिससे कि हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में उसे रिकॉर्ड करने में कठिनाई नहीं हो, सुविधा हो। इस कारण से हमारा सॉल्यूशन जो स्टार्ट हो रहा है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट लिस्ट, पार्टिकुलर अमाउंट्स लिस्ट ए में दो कॉलम बना दिए, ग्रॉस और एक्सपेक्टेड टू रैंक बी सी डी। सबसे पहले यहाँ पर लोन अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ मशीनरी, लोन का अमाउंट है 2000 एंड मशीनरी का रियलाइज्ड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है 2200। तो लोन अमाउंट है हमारा 2000, सिक्योरिटी वैल्यू है 2200, इसका मतलब सिक्योरिटी इज इक्वल और मोर, दैट्स व्हाई रिकॉर्डेड इन लिस्ट बी 2000 हमारा लोन अमाउंट है, सिक्योरिटी को अंडर ब्रैकेट में 2200। नेक्स्ट लोन है लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट 8000 लोन है, जबकि इन्वेस्टमेंट वैल्यू 200, इसका मतलब ये लिस्ट सी से रिलेटेड है, इसमें पार्टली सिक्योर्ड है, लोन अमाउंट ज्यादा है। तो यहाँ पर भी लोन है 8000 लिखे ब्रैकेट में, सिक्योरिटी वैल्यू 3200। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड लोन्स 15000, अनसिक्योर्ड लोन्स है 15000, ये अनसिक्योर्ड है और हैविंग नो प्रेफरेंस इन पेमेंट, दैट्स व्हाई रिकॉर्डेड इन लिस्ट ए, ग्रॉस में भी जाएगा और एक्सपेक्टेड में भी जाएगा। इसी तरीके से बिल्स डिस्काउंटेड है 1400 का टोटल बिल है, ग्रॉस में जाएगा 1400, 700 एक्चुअली दिस 700 हमारा जो है उसमें लायबिलिटी बन रही है, तो 700 लिस्ट ए की लायबिलिटी में जाएगा। डिफरेंशियल क्रेडिटर्स है 600 जो कि डी से रिलेटेड है। इस तरीके से फाइनली हम टोटलिंग कर देंगे, जब सभी लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर दिए, ऊपर तो सब एसेट्स है, तो रिकॉर्ड करने के बाद हम देखना लिस्ट डी का टोटल अमाउंट 600 आ रहा है। लिस्ट डी में 8000 लोन है, 200 सिक्योरिटी है, 2000 लोन है, 2200 सिक्योरिटी है लिस्ट डी में, और ए का एक्सपेक्टेड वैल्यू है 15700 और ग्रॉस वैल्यू ऑफ ए है 16400। इस तरीके से लायबिलिटीज और एसेट्स के कंप्लीट वैल्यू जानने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इसके वैल्यू को प्रेजेंट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। सबसे पहले लिस्ट ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ग्रॉस अमाउंट हमारा ग्रॉस लायबिलिटीज अमाउंट है 16400 एंड 15700 हमारा एक्सपेक्टेड टू रैंक। नेक्स्ट लिस्ट है लिस्ट बी फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हम देख रहे हैं लोन अमाउंट है 2000, सिक्योरिटी है 2200 और अर्थमेटिकली जिस वैल्यू को हम ज्यादा पाते हैं उसे पहले लिखना चाहिए, तभी माइनस करने में आसानी होती है। इसी कारण से सिक्योरिटी अमाउंट को पहले लिखते हैं, लोन अमाउंट को बाद में। डिफरेंस इज रिकॉर्डेड
डिफरेंस जो हमारा सिक्योरिटी है मींस एसेट्स है, एसेट्स साइड में जाएगा, इसलिए हम उसे लायबिलिटीज के अमाउंट में नहीं लिखेंगे, एसेट्स में ले इसके अमाउंट को ले जाएंगे, कैरी करेंगे, इसलिए लिखेंगे सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा। दोनों साइड में जिस ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। यहाँ भी लिखा जा रहा है और फाइनली यहाँ भी ले जाया जाएगा, दोनों साइड में इसका इफेक्ट आएगा, इसलिए एज पर कॉन्ट्रा। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट सी। इसमें हम देख रहे हैं लोन अमाउंट 8000 है और सिक्योरिटी अमाउंट है 3200। डिफरेंस हमारा आ गया 4800, जो कि लोन है मींस लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज के एक्सपेक्टेड टू रैंक कॉलम में आएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ लोन ऑलवेज रिकॉर्डेड इन ग्रॉस लायबिलिटीज, टोटल अमाउंट ऑफ लोन in case of C 3200, in case of B 2000 loan amount, और D में unsecured preferential unsecured creditors 600। अब preferential unsecured creditors के बारे में पहले ही बता चुके, इसके पेमेंट की गारंटी है, पेमेंट होना ही है, इसी कारण से इसे एज लायबिलिटीज नहीं लिखते हैं इसके वैल्यू को भी, और इसे एसेट्स के रियलाइज अमाउंट से माइनस कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, इसी कारण से इसके वैल्यू को भी हम अमाउंट्स के कॉलम में नहीं लिख रहे हैं एक्सपेक्टेड टू रैंक में, और इसको हम एसेट्स में माइनस करने के लिए कैरी करेंगे, दैट्स व्हाई रिकॉर्डेड एज पर कॉन्ट्रा। 600 ग्रॉस अमाउंट लायबिलिटीज में जाएगा ही, एक्सपेक्टेड में कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा। इस तरीके से दो ही अमाउंट हमारा लायबिलिटीज का आएगा, जिसकी भी टोटलिंग हो गई 20500। अब एसेट साइड में जाते हैं, तो एसेट साइड में बिल्डिंग है हमारा 3700, एस्टिमेटेड वैल्यू है 3000, फर्नीचर है हमारा, मशीनरी तो सिक्योरिटी में है इसलिए यहाँ नहीं लिखा जाएगा, फर्नीचर 600 300। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक 13000 9000। नेक्स्ट है कैश बैलेंस 20 रुपीज जस्ट, तो सिंगल अमाउंट है इसलिए ग्रॉस में भी बुक वैल्यू में भी जाएगा और प्रेजेंट या रियलाइज या एस्टिमेटेड वैल्यू में भी जाएगा। इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 280, तो 280 बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो लिस्ट जी की लायबिलिटीज है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम आपको पहले ही बताएं इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल है तो उसका रियलाइज वैल्यू क्लियर कट होना चाहिए, अदरवाइज उसका रियलाइज वैल्यू जीरो मानेंगे। और इसके अलावा जितने भी रियल अकाउंट्स हैं, जैसा कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर उसका बहुत जस्ट सिंगल वैल्यू बुक वैल्यू दिया हुआ है तो हम रियल एसेट्स का रियलाइज वैल्यू सेम वैल्यू से मानेंगे। इसका मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रियलाइज भी 280 ही मानेंगे। इस तरीके से लिस्ट ए का एसेट्स तो कंप्लीट हो गया। एफ में आता है बुक डेब्ट्स। बुक डेब्ट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं गुड, डाउटफुल और बैड के नाम से दिया गया, हम भी इसे रिकॉर्ड करेंगे गुड, डाउटफुल, बैड के नाम से। गुड तो 100% रियलाइज होता है इसलिए 4000 का 4000 रियलाइज अमाउंट एस्टिमेटेड वैल्यू होगा। बैड में 1000 है, रियलाइज बैड का 0 होगा, और डाउटफुल में 1000 है, 40% रियलाइज है, मतलब 400 रियलाइज होगा। इस तरीके से लिस्ट जी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये भी एसेट्स है, सभी एसेट्स के वैल्यू को एक साथ हम टोटलिंग में ले सकते हैं, इसलिए ऐड लिस्ट बी सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा, और इसकी टोटलिंग कर दिए तो 17200 आ गया। इसके बाद लिस्ट बी एज पर कॉन्ट्रा, मतलब इसे हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे क्योंकि इसके पेमेंट की बात है, तो माइनस करने के बाद आ गया हमारा 16600। इसके पश्चात हम टोटल अमाउंट्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस आ गया हमारा लिस्ट एच डेफिशिएंसी के नाम से। इस तरीके से फाइनली हमारा टोटल और बैलेंस शीट इक्वल आ गया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट के प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा, उसकी जानकारी पहले हम विस्तार से बताएंगे, फिर एक एग्जांपल के साथ उसको सॉल्व करके आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जिसमें के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोला गया है, भले डेफिशिएंसी भी बोला गया है, लेकिन अभी फिलहाल आपकी जानकारी, आपका नॉलेज सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से रिलेटेड है इस वीडियो तक। इसी कारण से आप किसी भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बुक के क्वेश्चंस को बनाने में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपनी बात को कमेंट में रख सकते हैं। और जैसा कि हम बतलाए, आप जब भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने बैठिए तो पहला काम आपका है लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज को प्रिपेयर करना। जब तक कि लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज क्लियरली मालूम नहीं हो जाता है, क्योंकि लायबिलिटीज से रिलेटेड सो मेनी रूल्स बतलाया गया है और इसके कारण से वैल्यू जो है ए में जाता है या डी में जाता है, इस तरीके का पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस अंतर की बातें, अंतर का अमाउंट आता है। इन्हीं कारणों से उसकी वैल्यू को क्लियर कट मालूम कर लेने के बाद हम यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, फिर हमें आसानी होगी, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आसान हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। इन्हीं कारणों से हम बोलते हैं पहला स्टेप हमारा प्रिपरेशन ऑफ
या वैल्यूएशन ऑफ लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज मींस लिस्ट ABCD एंड देन प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होना चाहिए। इन बातों को जानने के बाद हम पुनः आपके सामने में इस बात को दोहराते हैं कि आप अपने बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। जिस जहाँ भी दिक्कत हो आप अपनी बात को कमेंट में रखिए। हमारे वीडियो को ज़रूरत पड़ने पर बार बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और अभी भी जो लाइक कीजिए और अभी भी जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं आवश्यक रूप से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।